हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता पीरियड के बारे में। सो फ्रेंड्स, यदि इस टॉपिक की बात की जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुख्य परीक्षा में सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में वर्णन कीजिए, गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या कीजिए, जो कि इस बात को प्रदर्शित करता है, इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये कितना अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं इससे पढ़ना। तो हेडिंग डालेंगे आप गुप्तकालीन प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता पीरियड। फ्रेंड्स, इससे पहले के लेक्चर्स में यदि हमने किसी साम्राज्य के प्रशासन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है तो वो है मौर्य प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि मौर्य प्रशासन एक सुव्यवस्थित शासन है। मौर्य प्रशासन के भांति ही गुप्त प्रशासन भी एक सुव्यवस्थित शासन है और माना जाता है कि गुप्त शासन या गुप्त प्रशासन जो था, जो राज व्यवस्था थी, वो मौलिक राज व्यवस्था नहीं थी। मौलिक राज व्यवस्था का मतलब क्या है? मौलिक राज व्यवस्था का अर्थ है कि गुप्त शासकों के द्वारा ही बनाई गई प्रशासन व्यवस्था नहीं थी, है ना। ये एक मिश्रित व्यवस्था थी जो इससे पूर्व के साम्राज्यों के द्वारा ग्रहण की गई थी, उनसे ली गई थी। इनसे पूर्व के साम्राज्य कौन कौन से हुए? जैसे कि मौर्य साम्राज्य हुआ, सातवाहन वंश के शासन हुआ, शक शासन हुआ, कुषाण वंश का शासन हुआ। इन सभी के प्रशासनों का मिश्रित रूप हुआ करता था गुप्त प्रशासन। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के कई स्रोत हमें प्राप्त हुए। वे स्रोत साहित्यिक और पुरातात्विक हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी के स्रोत। तो पहले तो आप ये हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में जो मैंने इंट्रो दिया है इसका वो इंट्रो लिखेंगे, उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी के स्रोत। तो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी के स्रोत हमें दो जगह से प्राप्त होते हैं। तो ये जो सोर्सेस हैं हमें दो जगह से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से सोर्सेस हैं? लिटरेरी, लिटरेरी सोर्सेस है और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है। हिंदी में लिखेंगे साहित्यिक सोर्सेस, ये साहित्यिक स्रोत, और हैं पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो एक राइटर हुए थे, एक साहित्यकार हुए थे कामंदक। कामंदक के द्वारा एक नीतिसार नामक कृति की रचना की गई थी। वो कृति गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में हमें विस्तृत रूप से बताती है। तो साहित्यिक स्रोत में पहला स्रोत है कामंदक द्वारा रचित नीतिसार। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कामंदक द्वारा रचित नीतिसार में किस साम्राज्य के बारे में वर्णन किया गया है? तो गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। या फिर ये लिख सकते हैं कि कौन से ऐसे साहित्य हैं जिनमें गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हमें पता होना चाहिए कामंदक का नीतिसार। दूसरा लिखेंगे आप कालिदास कृत रचनाएं, कालिदास द्वारा रचित रचनाएं, ये भी हमें गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। तीसरा आप लिखेंगे विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में भी हमें जानकारी प्रदान करता है, साथ ही साथ हमें गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। मतलब ये दोनों के लिए साहित्यिक स्रोत है। मौर्य प्रशासन के लिए भी ये साहित्यिक स्रोत है, उसकी जानकारी प्रदान करता है, साथ ही साथ गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में भी हमें जानकारी के सोर्सेस प्रदान करता है। थर्ड लिखेंगे आप फाहियान। फाहियान जो कि एक चीनी यात्री थे और गुप्तकालीन साम्राज्य में ये आए थे और यहाँ पे इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण की थी, एजुकेशन भी लिया था यहाँ पे। तो फाहियान का जो यात्रा वृत्तांत है उसमें गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। तो फाहियान के यात्रा वृत्तांत में आप पूरा लिखेंगे इसे।
ठीक है। मैं पूरी लाइन लिखने के लिए इसलिए कहती हूँ दोस्तों, क्योंकि उससे क्या होता है, जब आप बार बार इन नोट्स को पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको पूरी फैक्ट वाइज याद हो जाएगी, ये फैक्ट पूरा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ताकि चीज़ें कभी भी भूल नहीं पाएंगे आप, है ना। देखिए, यदि आप पूरी लाइन लिखते हैं, यदि आप इतना सा लिखते हैं कि फाहियान यात्रा वृत्तांत, तो आपको चीज़ें इतनी रिमेंबर नहीं रहेगी। लेकिन आप जब पूरा लिखेंगे ना, चीनी यात्री फाहियान जो कि भारत आए थे गुप्तकालीन साम्राज्य में, और नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की थी। इस दौरान इन्होंने जब अपना यात्रा वृत्तांत लिखा तो उसमें गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में वर्णन किया। जब आप ये पूरी लाइन लिखते हैं, पूरी लाइन्स लिखते हैं, तो क्या होता है, इसमें आपको कई जानकारियाँ मिलती है। जैसे फाहियान कौन था, चीनी यात्री था। फाहियान ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी भारत में, तो नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। ये कब आए थे, तो गुप्तकालीन साम्राज्य के अंतर्गत आए थे, या गुप्त काल में ये आए थे। ये सारी जानकारी हमें मिलती है, हमारे दिमाग में ही क्या होती है, फिट होती है डेटा, जो कि हमें कई क्वेश्चन हमारे सॉल्व कर देते हैं। यदि क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि फाहियान कौन थे, तो हम बता तो सकते हैं कि चीनी यात्री थे, है ना, इन लाइन से। तो इस तरह से फैक्ट तैयार होते हैं, इस तरह से हमारा जो जीके जनरल नॉलेज है हमारा वो मजबूत होता है। तो पूरी लाइन लिखेंगे कंप्लीटली। अब हम देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या चीज़ें मिली हमें, तो गुप्तकालीन शासकों व व्यापारियों द्वारा जारी किए गए सिक्के व मोहरें ऐसे पुरातात्विक स्रोत हैं जो कि गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में वर्णन करते हैं। तो क्या क्या जारी किया है इन्होंने, सिक्के व मोहरें। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या जारी किया है इन्होंने और किसके द्वारा जारी किए गए हैं, तो गुप्तकालीन शासकों और गुप्तकालीन व्यापारियों के द्वारा जारी किए गए सिक्के व मोहरें ऐसे पुरातात्विक स्रोत हैं जो कि गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी हमें प्रदान करते हैं। तो ये बात हो गई प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी के स्रोतों के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं, प्रशासन की संरचना के बारे में। फ्रेंड्स, गुप्तकालीन प्रशासन के अंदर गणतंत्र राज व्यवस्था का ह्रास हुआ था, अर्थात गुप्तकालीन जो प्रशासन था वो कैसा प्रशासन था, राजतंत्रात्मक राज व्यवस्था वाला प्रशासन था। इसमें राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली हुआ करती थी। किस चीज का ह्रास हुआ था, प्रशासन की संरचना हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे कि गुप्तकालीन प्रशासन में गणतंत्रात्मक राज व्यवस्था का ह्रास हुआ था। गणतंत्रात्मक राज व्यवस्था का ह्रास हुआ था, मतलब ये डाउन चली गई थी, ये खत्म हो गई थी। तो ये अगर गणतंत्रात्मक राज व्यवस्था नहीं रहेगी तो उस राज्य में कैसी राज व्यवस्था रहेगी, राजतंत्रात्मक राज व्यवस्था। तो कैसी राज व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक थी। गणतंत्रात्मक राज व्यवस्था का ह्रास हुआ था, अर्थात राजतंत्रात्मक राज व्यवस्था का उभर कर सामने आई थी या फिर उसका विकास हुआ था व्यवस्था। अब हम देख लेते हैं कि राजतंत्रात्मक राज व्यवस्था क्या थी, किस तरह का शासन था, इससे हमें कई चीजें क्लियर हो जाएगी। तो राजतंत्रात्मक राज व्यवस्था वह राज व्यवस्था या वह शासन प्रणाली होती है जिसमें किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरा शासन होता है, पूरी शासन प्रणाली होती है, अर्थात वह सभी का सर्वे सर्वा होता है, ऑल इन ऑल होता है। उसके अधीनस्थ कुछ सामंत होते हैं या अधीनस्थ अधिकारी होते हैं जिनके द्वारा वह अपने शासन के कार्य करवाता है। तो क्या क्या चीजें होती हैं राजतंत्रात्मक राज व्यवस्था में, एक व्यक्ति शासक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम किंग कहते हैं, राजा कहते हैं, ठीक है। और वही क्या होता है, सभी का सर्वे सर्वा होता है, ऑल इन ऑल होता है। इनके अधीनस्थ क्या होते हैं, इस व्यक्ति के अधीनस्थ या फिर राजा के अधीनस्थ कुछ सामंत होते हैं, अधीनस्थ अधिकारी होते हैं जिनके द्वारा यह अपने कार्य करवाता है। तो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, अधिकारियों से ये अपने कार्य करवाता है। इनकी एक और विशेषता होती है राजतंत्रात्मक राज व्यवस्था में,
कि जो शासक होता है वो शासित जनता द्वारा उसका चुनाव नहीं किया जाता है। क्या होता है? शासित जनता द्वारा इसका चुनाव नहीं किया जाता है, जबकि बल्कि इनका जो पद होता है शासक का वो वंशानुगत होता है, अर्थात पहले से तय होता है कि राजा का उत्तराधिकारी ही शासक बनेगा या राजा का उत्तराधिकारी ही राजा बनेगा। तो राजतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में एक विशेषता ये भी लिखेंगे कि राजा का पद वंशानुगत होता है, अर्थात शासित जनता द्वारा राजा नहीं चुना जाता है, बल्कि ये पहले से तय होता है कि राजा का उत्तराधिकारी कौन होगा और राजा का पद मतलब भविष्य में वह राजा बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है राजतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि राजतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था क्या होती है। गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था, इसमें क्या होता है कि शासित जनता द्वारा ही राजा को चुना जाता है। तो गुप्तकालीन प्रशासन में जो राज व्यवस्था थी वो कैसी राज व्यवस्था थी? राजतंत्रात्मक राज व्यवस्था हुआ करती थी। अब हम प्रशासन की संरचना, जो गुप्तकालीन प्रशासन है उसकी संरचना को केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, न्याय प्रशासन व राजस्व प्रशासन के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो अब हेडिंग डालेंगे आप केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन में क्या हुआ करता था दोस्तों? तो गुप्तकालीन केंद्रीय प्रशासन में केंद्र बिंदु राजा हुआ करते थे। तो केंद्र बिंदु कौन होते थे? सेंटर में राजा होते थे, केंद्र बिंदु राजा। राजा के अधीन कुछ सामंत व अधिकारी हुआ करते थे। तो अधीनस्थ, सामंत, व अधिकारी, जो क्या करते थे? जो राजा के आदेशों का पालन करते थे और शासन व्यवस्था को चलाते थे राजा के निर्देशानुसार। राजा का पद वंशानुगत था। केंद्रीय प्रशासन में आप लिखेंगे कि राजा का जो पद हुआ करता था वो कैसा था? वंशानुगत पद था। अभी हमने समझा था इसके बारे में विस्तृत रूप से, वंशानुगत था। गुप्तकालीन शासकों ने राजा के पद का देवीयकरण कर दिया था, अर्थात इन शासकों के द्वारा राजत्व का देवीय सिद्धांत दिया गया था, देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो शासकों द्वारा, गुप्तकालीन शासकों, अच्छा ये जो देवीकरण किया गया था ये केवल गुप्तकालीन शासकों द्वारा ही किया गया था। इससे पहले जब हमने मौर्य शासन पढ़ा या फिर हमने सातवाहन, कुषाण या शक साम्राज्य को पढ़ा था उसमें ये चीज़ सामने नहीं आई थी। तो गुप्तकालीन साम्राज्य के शासकों द्वारा ही राजा के पद का देवीकरण किया गया था। तो शासकों के द्वारा क्या किया गया था? शासकों ने एक सिद्धांत जारी किया था, राजत्व का देवीय उत्पत्ति सिद्धांत, देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। अब देखते हैं क्यों दिया गया था ये और क्या था देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, जब हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि किस तरह गुप्त साम्राज्य के शासकों द्वारा क्षेत्रों को जीता गया था, साम्राज्य का विस्तार किया गया था। अब जब इन क्षेत्रों को जीता गया और यहाँ पर जब संचार के और यातायात की सुविधा की कमी के कारण इन्होंने उन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में न मिलाते हुए क्या किया कि विजित क्षेत्रों को पुनः उनके शासकों को दे दिया। और शासकों को देने के बाद में वहाँ पर प्रस्भोद्धरण, परिचारिकीकृत, ग्रहण मोक्षानुग्रह जैसी नीतियाँ लागू की और इन नीतियों के तहत उन जो शासक थे उन राज्यों के, उन्हें क्या बना लिया? उन्हें अपने अधीनस्थ सामंत बना लिया। अधीनस्थ सामंत अर्थात जैसा यहाँ के राजा कहते थे, गुप्तकालीन शासक कहते थे, वैसा ही उन्हें वहाँ करना पड़ता था। और कई कार्यों को करने से पहले वहाँ पे गुप्तकालीन प्रशासन से क्या लेनी पड़ती थी? अनुमति लेनी पड़ती थी। तो इस तरह उन्होंने अपने अधीनस्थ सामंत बना लिया था उन लोगों को। अब जब वो जो शासक थे तो वो राजा ही पूर्व में, ठीक है। तो गुप्त शासकों ने जब चाहा कि हम कैसे प्रदर्शित करें कि हम इनसे बड़े हैं, हमने इनके राज्यों को जीत लिया, क्योंकि उन्होंने उनके राज्यों को पुनः उन्हें दे दिया, वो वहीं पे राजा वैसे के वैसे ही स्थापित रहे। तो अब कैसे बताया जाए कि हम इनके भी राजा हैं, हम इनके भी बड़े राजा हैं और ये हमारे अधीनस्थ सामंत हैं। तो उन्हें प्रदर्शित करने के लिए गुप्तकालीन शासकों ने क्या किया कि अपने पद को देवीय उत्पत्ति बताई,
ये बताया गया कि जो हम राजा हैं, है ना, जो हम गुप्तकालीन वंश के जो राजा हैं, हमारी जो उत्पत्ति है ये देवों के द्वारा हुई है। सीधे सरल शब्दों में मैं बताऊं तो भगवान तुल्य स्वयं को बताया इन्होंने। तो इसीलिए इन्होंने देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, और देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के साथ साथ में इन्होंने अपने नामों के आगे कई टाइटल्स लगाए, कई उपाधियां धारण की। तो हमने देखा भी था गुप्त साम्राज्य जब हमने पढ़ा था, तो इन्होंने गुप्तकालीन शासकों ने कई उपाधियां धारण की थी, सभी शासकों ने। जैसे उपाधि कौन कौन सी थी? महाराजा अधिराज की उपाधि, परम भट्टारक की उपाधि, विक्रमांक की उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि, देवगुप्त उपाधि, ऐसी उपाधियां, ऐसे टाइटल अपने नामों के आगे इन्होंने रखे थे। तो किस लिए रखे थे? अपनी सर्वोच्चता को प्रदर्शित करने के लिए। तो उपाधियां धारण की थी इस वजह से इन्होंने। किसके नाम की? परम भट्टारक, एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे, परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा अधिराज, देवगुप्त, विक्रमांक, विक्रमादित्य जैसी उपाधियां इन्होंने धारण की थी। तो ये केंद्रीय प्रशासन में राजा की स्थिति थी। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करता था। राजा अकेले तो सारा कार्य नहीं कर सकता है ना, तो उन्होंने भी मौर्य प्रशासन के समान ही एक मंत्री परिषद का गठन किया था। तो राजा की सहायता हेतु केंद्रीय प्रशासन में, ये तो राजा से संबंधित बात हो गई। अब हम बात करेंगे मंत्री परिषद की। तो मंत्री परिषद गुप्तकालीन प्रशासन में राजा की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद हुआ करता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करता था। तो मंत्री परिषद के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे। राजा की सहायता है तो मंत्री परिषद हुआ करता था। मंत्री परिषद के अधिकारियों को अमात्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पहली तो लाइन लिखेंगे आप, राजा के सहायक होते थे। ये राजा के सहायक, हेल्पर्स होते थे। इनके अधिकारियों को अमात्य कहा जाता था। गुप्तकालीन प्रशासन के जो मंत्री परिषद के मंत्री थे उन्हें अमात्य कहा जाता था। सर्वोच्च अधिकारी, इनमें जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उनके पद का नाम कुमारामात्य होता था। कुमारामात्य, जो कुमारामात्य होते थे ये सर्वोच्च अधिकारी होते थे। कुमारामात्य, महादंड नायक या फिर महाबलाधिकृत, ध्रुवाधिकरण, ऐसे पदों का नाम हुआ करता था। और ये पद मंत्री परिषद में हुआ करते थे, और अलग अलग विभाग के ये सर्वप्रमुख अमात्य हुआ करते थे, सर्वप्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। तो ये हो गई मंत्री परिषद के बारे में बातें। और इन सभी अधिकारियों को, ये होते थे अलग अलग विभाग, जैसे कि न्याय विभाग हो गया, या फिर हो गया आपका राजस्व विभाग हो गया, या फिर सैन्य विभाग हो गया। इन सभी के ये क्या होते थे? प्रमुख होते थे। लेकिन इनका सर्वे सर्वा या इनका ऑल इन ऑल, इनका जो अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी होता था वो कौन होता था? वो किंग होता था, वो राजा ही होता था। ये चीजें थी, ठीक है। अर्थात मंत्री परिषद के जितने अधिकारी थे, जितने सर्वोच्च अधिकारी थे, उन सभी का भी मुखिया कौन होता था? राजा हुआ करता था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। केंद्रीय प्रशासन को हमने दो भागों में विभक्त करके पढ़ा। राजा के बारे में कुछ जानकारी हमने देखी और कुछ जानकारी हमने मंत्री परिषद के बारे में देखी। अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतीय प्रशासन के बारे में। तो प्रांतीय प्रशासन क्या था? गुप्तकालीन साम्राज्य में प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए जो राज्य था, जो गुप्तकालीन साम्राज्य था, उसे प्रांतों में विभक्त कर दिया गया था। आइए समझते हैं। जैसे ये क्या था? ये राज्य है, गुप्तकालीन राज्य। तो राज्य को इन्होंने प्रांतों में विभक्त कर दिया, अलग अलग प्रांतों में, ताकि प्रशासन सुचारू रूप से चल सके। आज भी क्या देखते हैं हम दोस्तों, जैसे कि भारत को ले लेते हैं हम फॉर एग्जांपल के लिए। भारत है, भारत अनेक राज्यों में विभक्त हो गया। राज्यों में क्या है? जिले हैं। जिले में क्या है?
तहसीलें हैं और तहसील के बाद में विकास खंड और फिर ग्राम आ जाते हैं। इसी तरह ये संरचना भी बनी हुई थी। तो राज्यों को प्रांतों में विभक्त कर दिया गया था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। गुप्तकालीन प्रांतों को किस नाम से पुकारा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। तो आप याद रखेंगे, प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। और भुक्ति के जो प्रमुख शासक थे, जो भुक्ति को संभालते थे, जो प्रांतों को संभालते थे, उन्हें उपरिक कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? प्रांतों के मुखिया को उपरिक कहा जाता था। अब प्रांतों का विभाजन विषय में कर दिया गया था, अर्थात भुक्ति का विभाजन विषय में कर दिया गया था। विषय और विषय को जो संभालते थे, इनके प्रमुखों को क्या कहा जाता था? तो विषय संभालने वाले प्रमुखों को या विषय के प्रमुखों को विषयपति कहा जाता था। विषयपति, इनके मुखियाओं के नाम है ये। विषयपति कहा जाता था। अब जो विषय प्रशासनिक इकाई थी, विषयों को विधि में बांट दिया गया था। विधि, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे विषय में एक चीज और लिखेंगे आप, विषयों के प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। चूंकि विषय भी एक बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, तो विषयों जो विषयपति होते थे, इनकी सहायता के लिए एक विषय परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, विषय परिषद में भी कुछ सदस्य होते थे जो विषयपति की सहायता करते थे। तो विषय, इसके अंतर्गत एक और पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, विषय परिषद की भी, विषय परिषद का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत कुछ सदस्य होते थे। उन सदस्यों की पद क्या क्या थे? जैसे नगर श्रेष्ठी, जो कि नगरों के प्रमुख होते थे। सार्थ व व्यापारियों के प्रमुख, सर्वोच्च, जो कि व्यापारी विभाग था। गुप्तकालीन साम्राज्य में जो व्यापारियों का विभाग था या व्यापारी गण थे, उन्हें स्वतंत्र रखा गया था, ताकि वे अब स्वयं ही मीटिंग कर सके, स्वयं ही समितियों का गठन कर सके और क्या लाभ है क्या हानि है उन्हें समझते हुए अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके, या फिर कुछ भी गलत हो गया हो तो न्याय भी कर सके समितियों के तहत। ठीक है, कि क्या गलत हुआ, किसने धोखा किया है, तो ये स्वयं ही अपने मामलों को सुलझा लिया करते थे। तो सार्थ वहाँ हुआ करते थे व्यापारियों के प्रमुख। तो क्या क्या देखा हमने? नगर श्रेष्ठी होते थे, सार्थवाह होते थे, प्रधान कुलिक होते थे, जो कि शिल्पियों के प्रधान होते थे, और एक और पद का नाम था प्रधान कुलिक, और एक और, मैं थोड़ा सा स्लिप हो गया है मेरे माइंड से, प्रधान कायस्थ हुआ करते थे। प्रधान कायस्थ लेखकों के प्रधान हुआ करते थे। तो कुछ ऐसे पद थे, ऐसे सदस्य थे विषय परिषद के अंतर्गत। कौन कौन से? नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रधान कुलिक, प्रधान कायस्थ। नगर श्रेष्ठी नगरों के प्रमुख हुआ करते थे, नगर प्रशासन के प्रमुख हुआ करते थे। उन्हें पुरपाल भी कहा जाता था। ठीक है, पुरपाल भी एक पद, मतलब उन्हें कहा जाता था, नगर श्रेष्ठी भी कहा जाता था। सार्थवाह होते थे, जो कि व्यापारियों के समूहों के प्रमुख होते थे। प्रधान कुलिक होते थे, जो कि प्रधान होते थे किनके? शिल्पियों के प्रधान होते थे। और प्रधान कायस्थ होते थे, जो कि लेखकों के प्रधान हुआ करते थे। तो ये कुछ पद आते थे विषय परिषद के अंतर्गत, जो कि विषयपति की सहायता करते थे। और विषयपति कौन थे? ये विषय जो प्रांतीय इकाई थी, जो प्रशासनिक इकाई थी विषय, उनके मुखिया हुआ करते थे विषयपति। अब विषयों का जो बांटा गया था, विषयों को किन में बांटा गया था? विधियों में बांटा गया था। तो विधि, जो कि वर्तमान में अभी तहसील है ना दोस्तों, वैसे ही विधि हुआ करती थी। ठीक है, तो विधि के प्रमुख को आयुक्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इनके प्रमुख को आयुक्त कहा जाता था। और विधि को ग्रामों में बांटा गया था। ग्रामों में बांटा गया था। ग्रामों से पहले विधि को पेठ में भी बांटा गया था दोस्तों। पेठ भी आता है, पेठ, और उसके बाद में ग्राम आते हैं। हम पेठ को भी देख लेते हैं यहाँ पे। पेठ क्या होती थी? एक गांव का समूह होता था। जैसे 10 गांव ले लिए और 10 गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? पेठ कहा जाता था। तो विधि पेठ में विभाजित हो जाती थी, और पेठ जो है, इन्हें ग्रामों में बांटा गया था। ग्रामों के जो प्रमुख होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो ग्रामों के मुखिया को महत्तर
या ग्रामिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गांव के मुखिया को महत्तर या ग्रामिक कहा जाता था, या ग्राम वृद्ध भी कहा जाता था। तो इस तरह से कुछ प्रांतीय प्रशासनों का विभाजन किया गया था गुप्तकालीन शासन में। कौन कौन से? राज्य को प्रांतों अर्थात भुक्ति में विभक्त किया गया था। भुक्ति के मुखिया को उपरिक कहा जाता था। भुक्ति को विषय नामक प्रशासनिक इकाई में विभक्त किया गया था। विषय के प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। विषयपति की सहायता के लिए एक विषय परिषद का गठन किया गया था। विषय परिषद में कुछ सदस्य होते थे, जैसे कि नगर श्रेष्ठी, सार्थवा, प्रधान कुलिक, प्रधान कायस्थ, जिसमें नगर श्रेष्ठी नगर के प्रमुख होते थे, जिन्हें पुरपाल भी कहा जाता था, एक अन्य नाम। सार्थवा व्यापारियों के प्रमुख होते थे। नगर कुलिक प्रधान कुलिक जो होते थे वे शिल्पियों के प्रधान होते थे, और प्रधान कायस्थ लेखकों के प्रधान हुआ करते थे। विषयों को विधि में बांटा गया था, और विधि के प्रमुख को आयुक्त कहा जाता था। विधि को पेठ में बांटा गया था। पेठ अर्थात ग्रामों का समूह हुआ करता था। पेठ को ग्रामों में बांटा गया था, अर्थात गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी वह ग्राम थी, और ग्रामों के प्रमुख को महत्तर, ग्रामिक या ग्राम वृद्ध कहा जाता था। क्या क्या कहा जाता था? महत्तर, ग्रामिक या ग्राम वृद्ध कहा जाता था। और ये भी जरूर लिखेंगे वाला पॉइंट कि जो ग्राम थी वह सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। तो ये हमने प्रांतीय प्रशासन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। अब हम देखते हैं सैन्य प्रशासन। तो हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट हम सैन्य प्रशासन। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, जब हमने मौर्य प्रशासन पढ़ा था, और मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जब हमने सैन्य प्रशासन देखा था, तो हमने देखा था कि मौर्य जो सेना थी, मौर्य सैन्य प्रशासन जो था काफ़ी मजबूत सेना थी, स्थायी सेना थी मौर्यों की। लेकिन इसके विपरीत गुप्तकालीन साम्राज्य की या गुप्त प्रशासन की जो सेना थी या फिर सैन्य प्रशासन था, वह इतना शक्तिशाली नहीं हुआ करता था और ना ही स्थायी हुआ करता था। सैन्य प्रशासन कैसा था? मौर्य प्रशासन की तुलना में कमजोर व अस्थायी था। तो फिर इन्होंने इतने क्षेत्र कैसे जीते, इतने युद्ध कैसे जीते? तो दोस्तों क्या होता था कि जब भी युद्ध होते थे, है ना, गुप्तकालीन साम्राज्य में जब भी युद्ध हुआ करते थे, तो यह अपने अधीनस्थ सामंतों की सेना को बुलवाते थे। तो किस युद्ध में क्या करते थे? ये अधीनस्थ सामंतों की सेना का यूज करते थे, इनसे मदद मांगते थे, अधीनस्थ सामंतों की, और इनके बल पर ही ये क्या करते थे? अगला क्षेत्र विजित किया करते थे। तो की सेना। गुप्तकालीन जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, ये एक कुशल सेना संचालक होते थे। जो राजा होते थे वो क्या होते थे? कुशल सेना संचालक। गुप्तकालीन सैन्य प्रशासन के जो प्रमुख सर्वोच्च अधिकारी होते थे, सेना के जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे, उनके पद का नाम होता था महाबलाधिकृत। तो महाबलाधिकृत क्या होते थे? सैन्य प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी हुआ करते थे, महाबलाधिकृत। ये सेना का संचालन करते थे युद्ध में। गुप्तकालीन सैन्य प्रशासन में जो अश्वारोही होते थे या अश्व सेना होती थी, उनका खासा ऊंचा दर्जा था। तो अश्वारोहियों की सर्वोच्चता थी, या फिर अश्व सेना की सर्वोच्चता थी, अश्व सेना की सर्वोच्चता। और जो अश्व सेना के प्रमुख थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उनके पद का नाम था भट्टा अश्वरोही या भट्टा अश्वपति। भट्टा अश्वपति उनके पद का नाम हुआ करता था। अर्थात अश्व सेना के प्रमुख अधिकारी का नाम भट्टा अश्वपति हुआ करता था, उनके पद का नाम भट्टा अश्वपति हुआ करता था। अब सैन्य प्रशासन में जो सेना के लिए राशन वगैरह इनकी व्यवस्था करते थे, खाने की व्यवस्था करते थे, तो राशन की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था रणभंडागारिक। उनके पद का नाम था रणभंडागारिक, रणभंडागारिक। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये कुछ सैन्य प्रशासन किससे रिलेटेड चीज़ें थी, क्या क्या थी। जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था सैन्य प्रशासन का गुप्त काल में, उनके पद का नाम था महाबलाधिकृत। अश्वसेना की सर्वोच्चता हुआ करती थी सैन्य प्रशासन में, जिनके अधिकारी को कहा जाता था भट्टा अश्वपति। और जो राशन की व्यवस्था करते थे सेना के लिए, उनके सर्वप्रमुख अधिकारी का पद का नाम हुआ करता था रणभंडागारी। क्या हुआ करता था, रणभंडागारी। तो इस तरह का कुछ सैन्य प्रशासन था। और जो सेना का नेतृत्व करता था, जो मेन हेड था, जो बलाधिकृत जिनके अंतर्गत काम करते थे, वो तो राजा ही हुआ करते थे, गुप्तकालीन शासक ही हुआ करते थे। अब हम न्याय प्रशासन देख लेते हैं। न्याय प्रशासन कैसा था गुप्त काल का न्याय प्रशासन। गुप्तकालीन न्याय प्रशासन की जानकारी हमें नारद पुराण और बृहस्पति पुराण से प्राप्त होती है। तो इनके स्रोत क्या है, नारद पुराण व बृहस्पति पुराण। गुप्तकालीन न्याय प्रशासन में जो प्रमुख होते थे वे राजा ही होते थे, अर्थात राजा ही न्याय किया करते थे। तो जो प्रमुख थे वे कौन थे, राजा या शासक, गुप्तकालीन शासक, वही प्रमुख हुआ करते थे। राजा के बाद में न्याय प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, वह अधिकारी होता था महादंडनायक। उस अधिकारी के पद का नाम क्या होता था, महादंडनायक होता था। तो सर्वोच्च अधिकारी राजा के बाद में कौन होते थे, सर्वोच्च अधिकारी राजा के बाद में उनके पद का नाम था महादंडनायक। ठीक है। गुप्तकालीन न्याय प्रशासन एक ऐसा न्याय प्रशासन था, एक पहला ऐसा न्याय प्रशासन था जिसने दीवानी और फौजदारी मामलों को सही रूप से परिभाषित किया था। दीवानी व फौजदारी मामलों को सही रूप में डिफ्रेंशिएट किया था, सही रूप में इनकी डेफिनेशन बताई थी। तो दीवानी व फौजदारी मामलों की सही परिभाषित किया इन्हें। ठीक है। और जो न्याय प्रशासन था वो कैसा था, गुप्तकालीन न्याय प्रशासन। तो गुप्तकालीन न्याय प्रशासन बिल्कुल कठोर नहीं था, नरम न्याय प्रशासन था। तो कठोर प्रशासन नहीं, इस बात के सबूत कैसे मिले हैं। तो दोस्तों, गुप्तकालीन प्रशासन में यदि कोई आदतन अपराधी हो या फिर उसने काफ़ी घोर अपराध कर दिया हो, तो उसकी बड़ी से बड़ी उन अपराधियों की सज़ा क्या होती थी, उनका दाहिना हाथ काट दिया जाता था। मतलब गुप्तकालीन न्याय प्रशासन में मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, चाहे कितना भी घोर अपराध किया हुआ है, आदतन अपराधी हो उसे भी मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। क्या किया जाता था, इनकी बड़ी से बड़ी सज़ा क्या थी, दाहिना हाथ काट दिया जाता था। ये सबसे बड़ी सज़ा थी गुप्तकालीन प्रशासन की। तो कठोर प्रशासन नहीं था गुप्तकालीन न्याय प्रशासन। तो ये कुछ थी न्याय प्रशासन से रिलेटेड बातें। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, राजस्व प्रशासन। तो हेडिंग डालेंगे आप, राजस्व प्रशासन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्व प्रशासन। इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। गुप्तकालीन राजस्व प्रशासन में कर लिया जाता था और कर का प्रमुख साधन क्या हुआ करता था, भूमि हुआ करती थी। जिनके पास भूमि हुआ करती थी वही सबसे ज़्यादा कर दिया करते थे। तो कर का मुख्य स्रोत क्या हुआ करता था, भूमि हुआ करती थी। राजस्व प्रशासन के अंतर्गत गुप्तकालीन जो भूमियाँ थी उन्हें 4 भागों में विभक्त कर दिया गया था और उस हिसाब से ये कर लेते थे, टैक्स लेते थे। तो वे 4 प्रकार कौन कौन से थे, तो भूमि के 4 प्रकार कर दिए थे, 4 प्रकार की भूमियाँ कर दी थी, भूमि के 4 प्रकार। उनके नाम क्या क्या हैं, उनके नाम है वास्तु, अपृहत, सदबल और ओदिक।
ये नाम हुआ करते थे। इन 4 भागों में भूमि को बांट दिया गया था। वास्तु, अपृहत, सदबल और औदिक। वास्तु किस टाइप की भूमि को कहा जाता था? तो वास्तु जहाँ पर उत्पादन होता था उन्हें वास्तु कहा जाता था। अपृहत, बिना जोती गई भूमियों को कहा जाता था। बिना जोती गई भूमि, सॉरी, वास्तु में वास करने वाले, जहाँ पे वास किया जाता था जिन भूमियों को, उन्हें वास्तु कहा गया था। उन भूमियों को, उत्पादन नहीं, है ना, वास करने योग्य, ठीक है, रहने योग्य, उन भूमियों को वास्तु कहा गया था। अपृहत, बिना जोती गई भूमियों को कहा गया था, जहाँ पे जुताई नहीं होती थी। सदबल, घास के मैदानों को कहा गया था। सदबल, घास के मैदान, उन्हें सदबल कहा गया था। और दलदली भूमि को औदिक भूमि कहा गया था। दलदली भूमि को दलदली भूमि। तो इस तरह से 4 भागों में विभक्त की गई थी गुप्तकालीन भूमियाँ, ठीक है। गुप्तकालीन साम्राज्य में जो भूमियाँ हैं उन्हें 4 भागों में विभक्त कर दिया गया था और इन 4 भागों के आधार पर ही कर लिया जाता था राजस्व प्रशासन के अंतर्गत। तो कौन कौन से भाग थे? वास्तु, अपृहत, सदबल और औदिक। वास्तु वास करने योग्य भूमियाँ हुआ करती थी। अपृहत में बिना जोती गई भूमियाँ आती थी। सदबल में घास के मैदान और औदिक में दलदली भूमियों का वर्णन किया गया है। अब जो टैक्स था वो 2 रूप में लिया जाता था, ठीक है, हिरण्य और मेय। जो कर था, भूमि कर था, वो 2 रूपों में लिया जाता था। तो भूमि कर 2 रूपों में वसूला जाता था, 2 प्रकार से वसूला जाता था। वे 2 प्रकार कौन कौन से थे? हिरण्य और दूसरा प्रकार था मेय, ठीक है। हिरण्य अर्थात नगद, जो नगद टैक्स दिया जाता था उसे हिरण्य कहा जाता था। और जो अनाज के रूप में टैक्स दिया जाता था उसे मेय कहा जाता था, है ना। अनाज के रूप में दिया गया टैक्स, अनाज कर दिया गया, अनाज के रूप में और नगद रूप में। नगद रूप को हिरण्य और अनाज के रूप में मेय कहा जाता था। नगद रूप में हिरण्य अर्थात हिरण्य को वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? हिरण्य समुदाय कहा जाता था। हिरण्य समुदाय, हिरण्य समुदाय कहा जाता था। और जो मेय को वसूलते थे उन अधिकारियों को औद्रांगिक कहा जाता था। औद्रांगिक कहा जाता था। जो मेय को वसूलते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें औद्रांगिक कहा जाता था। मेय अर्थात अनाज के रूप में भूमि कर को देना, हिरण्य अर्थात नगद रूप में देना, और हिरण्य को वसूलने वाले अधिकारियों को हिरण्य समुदाय कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इसी में, उत्पादन का 6वां भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। भूमि कर अर्थात जो खेती करते थे उनमें जो उत्पादन होता था, जो प्रोडक्शन होता था, उसका जो 6ठा हिस्सा था, जो 6ठा भाग था, वो कर के रूप में वसूला जाता था। तो उत्पादन का 6वां भाग कर के रूप में वसूला जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज हो गई। राजस्व प्रशासन में कुछ मुख्य अधिकारी थे, वे कार्य करते थे। तो राजस्व प्रशासन के अधिकारी एक हुआ करते थे ध्रुवाधिकरण, ध्रुवाधिकरण नाम हुआ करता था, ये प्रमुख अधिकारी थे ध्रुवाधिकरण। एक थे न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण, और एक थे महाक्षपटलिक, महाक्षपटलिक। दोस्तों, ये जितने मैंने पद बताए हैं आपको, जिन जिन प्रशासन के अंतर्गत गुप्तकाल के, सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे पूछे जाते हैं।
जो लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं मुख्य परीक्षा में, उनमें लिखने के लिए भी आते हैं कि ये जो पद थे ये किस प्रशासन के अंतर्गत आते हैं और इनके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट, चाहे लेक्चर कितना भी बड़ा हो, लेकिन लेक्चर में कहा गया, बताया गया एक एक पॉइंट, एक एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी गई है। इसलिए आप पूरा लेक्चर अटेंड कीजिए, पूरे लेक्चर को देखिए और नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो राजस्व प्रशासन में ये मुख्य पद थे, ध्रुवाधिकरण का पद, न्यायाधिकरण का पद और महाक्षपटलिक का पद। अब हम देख लेते हैं इनके कार्य क्या क्या थे। तो ध्रुवाधिकरण जो अधिकारी होता था वह कर के सर्वोच्च, कर वसूलने वाले सर्वोच्च अधिकारी थे। ठीक है, तो आप पूरा लिखेंगे, कर वसूलने वाले सर्वोच्च अधिकारी। कर वसूलने वाले सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? ध्रुवाधिकरण कहा जाता था। भूमि संबंधी जो लड़ाइयाँ होती थी या भूमि संबंधी विवादों को न्यायाधिकरण के अंतर्गत सॉल्व किया जाता था। भूमि संबंधी विवादों को सॉल्व करते थे। संबंधित विवादों का हल न्यायाधिकरण के अंतर्गत, ये जो सर्वोच्च अधिकारी थे न्यायाधिकरण, ये सॉल्व करते थे इन केसों को जो भूमि संबंधित थे। महाक्षपटलिक का काम क्या होता था? तो ये भूमि का लेखा जोखा रखते थे। लेखा जोखा, जो भूमियों की रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं ना फ्रेंड्स आज के युग में, वही जो करते हैं रजिस्ट्रार, वही महाक्षपटलिक हुआ करते थे। तो लेखा जोखा रखते थे, भूमि का लेखा जोखा रखते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पद थे जो गुप्तकालीन प्रशासन में राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आते थे। ध्रुवाधिकरण, न्यायाधिकरण और महाक्षपटलिक। ध्रुवाधिकरण कर के सर्वोच्च अधिकारी थे, कर वसूलने वाले। न्यायाधिकरण भूमि संबंधी विवादों का हल करते थे। महाक्षपटलिक भूमि संबंधी लेखा जोखा रखते थे। तो दोस्तों ये हो गई राजस्व प्रशासन से रिलेटेड चीजें। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो गुप्तकालीन प्रशासन था वो शुरू में तो केंद्रीकृत प्रशासन की हमें झलकी दिखाता है, केंद्रीकृत प्रशासन का आभास करवाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे गुप्तकालीन प्रशासन में सामंतीकरण बढ़ता गया, सामंतीकरण होता गया, वैसे वैसे गुप्तकालीन प्रशासन विकेंद्रीकृत होता गया, डिसेंट्रलाइजेशन उसका होता गया। क्यों होता गया, इसका रीज़न क्या है दोस्तों? तो आप समझेंगे कि दोस्तों जैसे जैसे गुप्तकालीन साम्राज्य के शासकों द्वारा क्षेत्रों को विजित किया गया और उन क्षेत्रों को पुनः उनके शासकों को लौटा दिया गया और उन्हें अधीनस्थ सामंत बना लिया गया। अधीनस्थ सामंत बनाने के क्रम में क्या हो गया, जो साम्राज्य है गुप्तकालीन साम्राज्य, उसका सामंतीकरण हो गया, मतलब बहुत सारे सामंत हो गए। अब ये सामंत तब तक तो राजा के अधीनस्थ होते थे जब तक कि ये शक्तिशाली नहीं होते थे। उन्हें भय होता था कि कभी भी गुप्त शासक हम पे हमला करके हमारे राज्य को पुनः जीत सकते हैं यदि हम उनकी बातें नहीं मानेंगे। लेकिन धीरे धीरे इन सामंतों ने अपने जो शासन है उसको सुदृढ़ किया, उन्हें शक्तिशाली बनाया। और शक्तिशाली बनाने पर ये क्या करते थे, ये केवल टैक्स चुका दिया करते थे और अपने जो क्षेत्र है वहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक क्या करते थे, शासक किया करते थे, स्वतंत्रता पूर्वक अपना शासन चलाया करते थे। और लास्ट में तो ये तक हो गया था कि गुप्त जो साम्राज्य उनका पतन होने लग गया था। और पतन होने के क्रम में ये जो सामंत थे, अधीनस्थ सामंत थे गुप्त साम्राज्य के, ये स्वतंत्र रूप से अपना राज्य करने लग गए थे। अर्थात स्वयं का राज्य या स्वयं का साम्राज्य इन्होंने जमा लिया था। किसी भी प्रकार की अधीनस्थता ये गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत नहीं बर्दाश्त करते थे और न ही ये अधीन रहते थे। तो इस तरह की सिचुएशन हो गई थी, अर्थात साम्राज्य का क्या हो गया था, विकेंद्रीकरण हो गया था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने समझाया। लास्ट में विकेंद्रीकरण वाला जो पॉइंट है ये भी पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इस पर विस्तृत रूप से आपको समझा दिया है ये वाला पॉइंट। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद और अच्छे से पढ़िए और इस लेक्चर को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। 2-3 बार लेक्चर को आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी और हमेशा के लिए याद भी हो जाएगी।